अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो इस वक्त जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की शहर फैसलाबाद को जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि गुज़श्ता सालों की निस्बत फैसलाबाद शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इस वक्त 80 लाख से आबादी जो है वो तजावज़ करती हुई नजर आ रही है। 80 लाख से आबादी बढ़ने की वजह से बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो कि शहर फैसलाबाद की बन चुकी हैं। उन ज़रूरियात के अंदर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम, हस्पतालों की ज़रूरत, नए रोड्स की तामीर और इसके साथ साथ नए मोहल्लों की तामीर जो है वो बहुत ज़रूरी बन चुकी है। और यह भी कहा जाता है कि जब एक शहर की आबादी एक हद से तजावज़ कर जाए तो नए शहर जो है वो आबाद करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ के हवाले से संजीदा नज़र नहीं आती और यही वजह है कि हर चौकों चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल्स भी खराब होते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम भी काफ़ी हद तक दरम बरम नज़र आता है। और इसके साथ साथ जो जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वो भी शहर फैसलाबाद के अंदर उस तरह से नज़र नहीं आता जिस तरह से होना चाहिए। अलबत्ता कुछ काम तो किए जा रहे हैं जिनके अंदर अंडरपासेस तैयार किए गए हैं, दोबारा से जो फ्लाईओवर तैयार किया गया है जंग रोड का, और इसके साथ साथ और भी काम किए जा रहे हैं। लेकिन इस शहर को मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है और अगर वो ना मिला तो उससे सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन संगीन होती चले जाएगी। जब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती तो इंक्रोचमेंट बनना शुरू हो जाती है। गुलाम अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पे जो PHA की जगह थी, पार्क्स की जगह थी, वहां पे लोगों ने घर और गराज तामीर कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन हुआ, इंतजामिया मुतहरक हुई और DC फैसलाबाद और SC सिटी फैसलाबाद की जानिब से इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन लिया गया और घंटाघर के 8 बाजारों में, जिनके अंदर जामिया गली, गोल और मंदिर गली समेत दीगर जगहों पे ऐसी जगहें जहां पे रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी, उन दुकानों को ना सिर्फ गिराया गया बल्कि उनको क्लियर करवा के, अगर वो गली थी तो गली को अवाम के लिए खोला गया, अगर सरकारी अराजी थी तो सरकारी अराजी को बहाल करवाया गया और अगर ग्रीन बेल्ट पे वो जगह मौजूद थी तो ग्रीन बेल्ट जो है उसे दोबारा वहां पे बहाल किया गया। इसी मद में फैसलाबाद शहर के अंदर एक पेट्रोल पंप जो कि फ्लैटों के सामने मौजूद है जड़ावाला रोड पे, उसे भी गिराया गया, हजारा होटल को भी गिराया गया और दर्जनों घर हैं जो कि गुलाम अहमदाबाद के अंदर अब गिराए जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही बहाल किया जाएगा जैसा कि 1965 में था और ऐसी जगहें जहां पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसे छुड़वाया जाएगा। फैसलाबाद शहर के अंदर ही नहीं बल्कि इसके गिरदोनवा में भी देखा जाए तो सतियाना के अंदर और तानलियावाला के अंदर भी सरकारी अराजी जो कि करोड़ों रुपए मालियत की थी उसको वागजार करवाया गया। अब एक्शन तो लिया जा रहा है इंतजामिया की तरफ, लेकिन बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है, होता चला जा रहा है। हेल्थ सेक्टर की यहां पे बात करेंगे। अब जितने हॉस्पिटल्स एक अंदाजे के मुताबिक और एक तहकीक के मुताबिक फैसलाबाद शहर के अंदर मौजूद हैं, उतने हॉस्पिटल्स 25 लाख की आबादी को संभाल सकते हैं, लेकिन यहां पे आबादी 80 लाख से तजावज़ कर चुकी है और यही वजह है कि वेंटिलेटर्स और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों की, बेड्स की फराहमी आवाम को यकीनी नहीं बनाई जाती और जब कोई हस्पताल के में इलाज मुआवजे की गर्ज से आता है तो धक्के खाता हुआ नजर आता है। तो ये मामला को किस तरह से क्लियर किया जाए, गवर्नमेंट की तरजीहात क्या हैं, आवाम का भला क्यों नहीं किया जा रहा है? जंग रोड है वो टूटा हुआ है, सतियाना रोड है वो टूटा हुआ है, इसके अलावा समुद्री रोड को देख लें वो टूट फूट का शिकार है। मामला किस तरफ जा रहे हैं? गवर्नमेंट अपनी तरजीहात को तब्दील क्यों नहीं कर रही? तनकीद बराए तनकीद की सियासत यहां पे की जा रही है। अपनी सियासत को चमकाने के लिए जो बुलंदोबाला दावे हैं और तकरीरें आवाम के सामने की जा रही हैं। बिजली का रेट जो है वो नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उसको दिन ब दिन महंगा करता चला जा रहे हैं। पेट्रोल जो है उसने सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर चुकी है और इसके अलावा गैस जो है वो महंगी हो चुकी है। लोग घरों का किराया जो है वो देने से कासिर है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है और अशियाए खुरोनोश इस हद तक महंगी हो चुकी हैं कि एक गरीब शख्स जो है वो घर में दाल खाने के लायक भी उसके पास पैसे नहीं बचे। यहां पे ये कहा जाता है कि गुर्बत की लकीर से बहुत लोग नीचे। मैं कहता हूं कि अगर गुर्बत की लकीर से भी कोई नीचे लकीर होती तो उससे नीचे भी बहुत लोग मौजूद हैं जो कि अपना खाना खा ही नहीं सकते। गुर्बत की लकीर से नीचे तो वो लोग हैं ना जो किसी ना किसी तरह करके, पकड़ दकड़ करके और कुछ ना कुछ करके 2 वक्त की रोटी खा लेंगे। लेकिन यहां पे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं और यही वजह है कि बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से जो है वो दिन ब दिन वारदातों में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस का लॉकडाउन जैसे ही हटा
हाँ, तो वारदातें शुरू हो गई और एक बम मिला, जिसके बाद चोरियों और डकैतियों की वारदातों में इजाफा हुआ और शहरी इस हवाले से परेशान होते हैं। तो ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ये इफेक्ट शुरू होता है किसी एक चीज के खराब होने से, फिर आहिस्ता 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 बिगाड़ जो है वो पूरे माशरे में फैल जाता है। और इस बिगाड़ को रोकने के लिए अगर किसी ने कोई मुतहरक काम करना होता है तो वो गवर्नमेंट होती है, और अगर गवर्नमेंट संजीदा नहीं होती तो दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती चली जाती है। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं जुल्करनैन, उनको दावत दे रखी है। तो वेलकम करते हैं जुल्करनैन आपको शो के अंदर। जुल्करनैन, क्या कहेंगे, हर सूरत हाल में बिगाड़ नजर आती है और लोग जो है वो काफी परेशान हैं। हनान, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मौजू जो है उसका इंतखाब किया है। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद का मुवाजना दूसरे शहरों के साथ किया जाए तो हमें इस शहर में रहते हुए ये लगता है कि हम बहुत एडवांस और बड़े ही डेवलप्ड किस्म के शहर में रह रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे शहरों के साथ इसका मुवाजना किया जाए, लाहौर के साथ या इस्लामाबाद के साथ इसका मुवाजना किया जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक गाँव की हैसियत रखता है हमारा शहर जो है। इसमें हमारा जो शहर है वो रेवेन्यू देने में किसी से पीछे नहीं है। इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी हमारे पास मौजूद है, बिजनेस हब समझा जाता है फैसलाबाद को। रेवेन्यू देने में लाहौर से या इस्लामाबाद से किसी सूरत हमारा शहर पीछे नहीं है, लेकिन सहूलियात में उनसे बहुत पीछे है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में आप देखें कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, जगह जगह पर फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, अंडरपासेस बन चुके हैं, सड़कों पर जो है वो बेहतरीन किस्म की सड़कें जो हैं वो शहरियों को मिल रही हैं। इवन दैट गली मोहल्लों में भी आप अगर लाहौर के चले जाएं तो बहुत सारी गलियां भी ऐसी जो हैं वो पुख्ता हैं, वहाँ पर भी कारपेटेड रोड्स मौजूद हैं। लेकिन अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो हनान, हम बहुत पीछे हैं। हम दूसरे शहरों से या जहाँ पर हमें होना चाहिए था, हम उससे कम अज़ कम एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 20 साल पीछे हैं। फैसलाबाद के शहरी रेवेन्यू देने के बावजूद, टैक्स देने के बावजूद, वो उस लेवल की सहूलियात इनको नहीं मिल रही। एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में एंटरटेनमेंट के लिए कितने पॉइंट मौजूद हैं। थिएटर्स वो हैं जो बंद होते जा रहे हैं, पार्क्स हमारे पास वो हैं जो उजड़े हुए हैं। अगर आज आके हमारे पास वो 2-3 प्राइवेट पार्क्स जो हैं वो बचते हैं, वो तफरीह गाहें मौजूद हैं वो बचती हैं, तो उनमें जिस तरह से आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि 80 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। ये तो आखिरी बार अंदाज़ा था 80 लाख का, अब तो मेरा ख्याल है अगर दोबारा से सर्वे किया जाए तो 1 करोड़ के लगभग होगी हमारी आबादी। तो इसमें वो 1 करोड़ या 80 लाख से ज़ायद आबादी के शहर को वो जितने पार्क्स हैं वो नहीं संभाल सकते। एंटरटेनमेंट हमारे बच्चों के लिए तो सिरे से मौजूद नहीं है यहाँ पर। आजकल सिर्फ एंटरटेनमेंट रह गई है ये कि होटलिंग की बाहर जाके, लेकिन वो भी तो सारे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो गरीब शख्स है वो कहाँ पे जाए। और सिनेमा घर हैं वो इस वक्त काफी हद तक बंद हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नई मूवी कोई नहीं आ रही, और कोरोना की वजह से जब कोई नई मूवी नहीं आएगी, साल के लिए इनको टैक्स तो रिलीफ दे दिया गया, लेकिन साल सिनेमा चलेगा तो वो टैक्स के रिलीफ का फायदा उठा पाएगा। अब नई मूवीज नहीं आ रही, वो कह रहे सिनेमा किस तरह से चलाएंगे। और अगर दोबारा स्टाफ को हायर करते हैं तो हायर करने की वजह से उनका महीने का उनको रेंट देना पड़ेगा, महीने के उनको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, लेकिन टिकटें उस तरह से फरोख्त नहीं होंगी जिससे वो दोबारा अपनी साख को मजबूत कर सकें। तो ये एक ऐसा सूरत हाल जन्म ले चुकी है। गवर्नमेंट को इसके लिए कोई मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनान प्लानिंग की कमी है। कोई भी इसके लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं करता हमारे शहर के लिए। हमारे शहर की ज़रूरियात को देखना चाहिए, प्रायोरिटीज़ को देखना चाहिए, हमारे बच्चों की ज़रूरियात को देखना चाहिए। पिछले दिनों आपको याद होगा ज़ू की बात चली थी कि गट वाला जो ब्रीडिंग सेंटर है, वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर, उसको ज़ू का दर्जा देने की बात चल रही थी। वो उसके कागजात भी बने, उसकी अप्रूवल भी गई, लेकिन वो बात आई गई हो गई। हमारे पास ज़ू नहीं है। हमारे बच्चे अगर यहाँ पर एंटरटेनमेंट करना चाहें तो कहाँ जाएँ? अगर जहनी तौर पर बच्चों को हम फ्रेश ही नहीं कर सकेंगे, वो स्टडीज़ में लगे रहेंगे, तो फिर वो किस तरह से मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब हो सकेंगे। ग्राउंड्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। आज आके हमारे पास वो एक इकबाल स्टेडियम और बोड़ावली ग्राउंड बचती है, लेकिन बात फिर वही है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए खेलना है पे करना पड़ता है, और इतनी बड़ी आबादी के लिए ये ग्राउंड जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और इसने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं खेल की दुनिया में, उसके अलावा बिजनेस की दुनिया में। आप
किसी भी चीज़ को उठाकर, किसी भी फील्ड को उठाकर देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, आप पॉलिटिक्स को देख लें, आप आर्मी को देख लें, आर्म्ड फोर्सेस को देख लें, बड़े बड़े नाम फैसलाबाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद को लावारिस समझकर जो है वो छोड़ दिया गया है। सड़कों का हाल टूट फूट का शिकार है और आने जाने में शहरियों को जो है वो खासी मुश्किलात दरपेश हैं। और सबसे अहम बात हनान ये है कि फैसलाबाद के गिरदो नवा में देहाती आबादी बहुत ज़्यादा है। लाहौर की या इस्लामाबाद की बात की जाए तो उसके गिरदो नवा में इतनी देहाती आबादी मौजूद नहीं है। यहाँ पर फैसलाबाद ज़िले की अगर बात की जाए तो देही इलाका बहुत ज़्यादा है। सिटी तो बहुत छोटा है लेकिन देही इलाकों की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फिर भी हमें कुछ ना कुछ सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन देही इलाकों में बिल्कुल सिरे से कोई सहूलियात नहीं है। वहाँ पर आज जाकर वो थाने कचहरी की सियासत रह गई है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो जाते हैं, लोगों को यकीन दिलाते हैं कि आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, आपकी दहलीज पर जो है वो आपके मसाइल को हल किया जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, होता बिल्कुल उसके बरक्स है। इलेक्शन होते हैं, हमारे ही अवाम के वोटों से मुंतखब होकर इक़्तिदार के ऐवानों में जाकर बैठने वाले अवामी मसाइल को भूल जाते हैं। लेकिन अगर अवामी मसाइल को तो भूल जाते हैं और फिर अवाम को भी चाहिए कि अगली दफा जब वोट दें तो सोच समझ के इंतखाब करें कि किस कैंडिडेट को वोट दें जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो सके। इसी पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जुल्करनैन मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, अगर खास तौर पे पार्किंग के हवाले से शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है तो पार्किंग के लिए भी तो कोई जगह मुख्तस होनी चाहिए, लेकिन पार्किंग के लिए कोई जगह मुख्तस नजर नहीं आती। जो प्लाजा बन रहा है वही ताखीर का शिकार है और ना जाने इस बढ़ती ट्रैफिक को किस तरह से, किस जगह पे पार्क किया जाएगा। घंटाघर की 8 बाजार तो तंग आए पड़े हैं ताजर और खरीदार दोनों इस बात से कि अगर बाजार से बाहर गाड़ी पार्क करते हैं तो वहां पे रोड्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, बाजार के अंदर आते हैं वहां पे रश इस कदर बढ़ जाता है, जाएं तो जाएं कहां। बिल्कुल हन्नान, पार्किंग प्लाजा जो है वो बहुत देर से ताखीर का शिकार, बल्कि लटक चुका है। वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो रहा। अगर प्लाजा की बात की जाए या पार्किंग मसाइल के हल की बात की जाए तो मेरी सजेशन ये है कि आपने चिनाब क्लब की पार्किंग देखी होगी, वो ऑटोमेटिक पार्किंग जो है, उस तरह की पार्किंग जो है वो बहुत ही कम जगह में बहुत ज़्यादा गाड़ियों को संभाल सकती हैं और उस पर कोई बहुत ज़्यादा अरबों खरबों का खर्चा नहीं आता, करोड़ों का खर्चा नहीं आता, वो लाखों रुपए का खर्चा है और उसमें आप बहुत ज़्यादा गाड़ियों को जो है वो बहुत कम जगह में संभाल सकते हैं। ये घंटाघर जो है वो हमारा बिजनेस हब है, यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार होता है डेली बेसिस पे। करोड़ों रुपए रेवेन्यू जनरेट करके उसमें से टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। अगर इन्हीं बाज़ारों का मसला जो है वो हल नहीं होगा तो फिर बाकी शहर की क्या सूरत हाल होगी। पार्किंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आए रोज़ उसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशंस भी होते रहते हैं और सीटीओ कभी कभार जो है वहाँ पर राउंड करके चक्कर लगा के वहाँ से पार्किंग खड़ी मोटरसाइकिल्स जो हैं वो उठा कर ले जाते हैं। नए सीटीओ हसन अफजल आए हैं, वो काफ़ी इस हवाले से कॉम्पिटेंट नज़र आते हैं, ताजरों के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं और जितने भी मसाइल हैं उनको खुद जाके ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। एक चेंज किसी हद तक आई तो है शहर फैसलाबाद के अंदर, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे तब्दील करने के लिए एक वक्त दरकार होगा, वक्त के साथ साथ सहूलियत भी चाहिए होगी। आप मौजूदा वसाइल को ब्रुए कार लाते हुए बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे परमानेंटली हल नहीं उसको कर सकते। बिल्कुल, हल वो तभी होगा जब इसके बरक्स कोई जगह दी जाएगी पार्किंग के लिए। बिल्कुल। अब जैसे जैल घर की जगह मौजूद है वहां पे कचहरी बाजार के अंदर, ताजरों का यह कहना है कि वो खुद पैसे लगा के वहां पे प्लाजा तैयार करने के लिए तैयार हैं पार्किंग के लिए, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं। आनंद, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो शहर है वो आज से सदियों पहले वाला शहर है और ये जो निज़ाम हमारे पास मौजूद है, ये जो हमारा नक्शा काट के दिया गया है शहर का, या हमारी जो मेन बिल्डिंग्स हैं वही हैं जो गोरा हमें दे गया। हम उसके बाद इसको चेंज कर ही नहीं सके, हम डेवलपमेंट इसमें कर ही नहीं सके। अगर डिप्टी कमिश्नर हाउस की बात की जाए, जो डीसी का कैंप ऑफिस है, कमिश्नर हाउस की बात की जाए, सीपीओ हाउस की बात की जाए, तो आपने ये देखा कि कितनी कितनी अराजी है जिस पर इन अफसरान के, सीएसपी अफसरान के घर हैं और ज़रूरत इतने
वो वसी पैमाने पे इतने जागीरदाराना निज़ाम के घरों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको मिलना चाहिए। वो अवामी खिदमत करते हैं, वो अवाम की मतलब जो है वो खिदमत के लिए अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। लेकिन वो प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है जो आज से सैकड़ों साल पहले खाली ज़मीन देखकर जो है वो उनको इतने बड़े बड़े घर दे दिए गए थे, और उसी के मुताबिक वो आज भी चल रहे हैं। हमारे शहर के दिल में बहुत ही महंगी जगहों पर जो है जिनका शुमार किया जाता है, वहां पर इन अफसरान के घर मौजूद हैं। ये सेंटर ऑफ द सिटी है, और सेंटर ऑफ द सिटी में इसी के साथ जितनी भी अहम जगह हैं, चाहे वो कोर्ट्स हों, कचहरियां हों, घंटाघर हो, जिला कौंसिल हो, प्रेस क्लब हो, इसके अलावा थाना सिविल लाइन आ जाता है, सीपीओ का ऑफिस आ जाता है, आरपीओ का ऑफिस आ जाता है, ये तमाम के तमाम सेंटर ऑफ द सिटी में मौजूद है। और वहां पे इन अफसरान के घर और दफातर मौजूद होने की वजह से एक अच्छी चीज होती है, और वो ये कि जनाब बाग जो है उसकी सूरत हाल बेहतर रहती है, क्योंकि उनको पता होता है यहाँ से गुजरना है अफसरान ने, और अगर इसकी सूरत हाल खराब हुई तो हमारी सरजनिश हो सकती है। लेकिन दूसरे पार्क्स का हाल देख लिया जाए इसकी बनस्बत पूरे फैसलाबाद में, तो हर जगह पे तोड़फोड़ नजर आती है, दरख्त कटे हुए नजर आते हैं, वैसी प्लॉट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं, देखभाल उस तरह से पार्क्स की नहीं की जा रही जैसे करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो हमारी मुख्तलिफ कॉलोनीज हैं या जो हमारे गली मोहल्ले हैं, वहाँ के जो पार्क्स हैं वो तो मुकम्मल तौर पर उजड़ चुके हैं। कई बार हमारे रमज़ान मिर्ज़ा भाई जो हैं वो इसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि पार्क्स में जो है वो नशइयों ने डेरे लगाए हुए हैं, पार्क्स में घास उजड़ चुकी है, झूले टूट चुके हैं। इस तरह के मामला जो हैं वो पार्क्स बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। अगर बात की जाए उसकी, हमारा जो गट वाला पार्क है तो वो शहर से काफ़ी हट के है, वो दूर है। उसके लिए अगर वहाँ पर किसी ने जाना हो तो स्पेशल टाइम निकाल के वहाँ पर वो जाना पड़ता है, और उसकी हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी जो है वो सहूलियात का फुकदान मौजूद है। मेन ज़रूरत है प्लानिंग की। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हम जो है वो तमाम मसले मसाइल को सुलझाते हुए जो है वो अपना वक्त गुजार देते हैं। हमारे जो अफसरान आते हैं, हमारे जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर आते हैं, उनको दीगर मसले मसाइल जो हैं उनकी जानिब उनकी तवज्जो होती है, उनकी तरजीहात जो होती हैं वो दीगर मसले मसाइल की जानिब होती हैं। डेवलपमेंट की जानिब जो है वो तवज्जो बहुत कम दी जाती है। जिस तरह से आप अराजी वागुजार करवाने की बात कर रहे हैं, अराजी वागुजार करवाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि ये तजावुज़ात आखिर हुए क्यों हैं। क्या ज़रूरत पड़ी थी किसी को कि वो अपनी हद से तजावुज़ करके सरकारी जगह पर काबिज़ हो गया। ये भी एक फैक्टर जो है इसको भी ज़रूर जहन में रखना चाहिए। और तजावुज़ात के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये सजेशन देना चाहूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन सिर्फ उखाड़ पछाड़ करके छोड़ नहीं देना चाहिए। देखने में आता है कि बैलेंस रखना, बिल्कुल देखने में आता है कि ग्रीन बेल्ट्स जो हैं उनको उखाड़ दिया जाता है क्रेन लगाकर, उनको वहाँ से जो तजावुज़ात, पुख्ता तजावुज़ात हैं वो हटा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो साल हर साल इसी तरह से पड़े रहते हैं। आप वो जिस पंप की, पेट्रोल पंप की बात कर रहे थे, जड़ावाला रोड वाला पेट्रोल पंप जो है उसको हटाया गया, उसको उखाड़ा गया, वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। वो जो जगह थी वो पीएचए की थी, वो ग्रीन बेल्ट की जगह थी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसको वहाँ से ख़त्म किया जाना चाहिए था। किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जिसका दिल करे सरकारी जगह पर कब्जा करके बैठ जाए। लेकिन क्या किया, अभी मेरा वहाँ से रोज़ गुजरना होता है, वहाँ पर वही उखाड़ पछाड़ के वो मनाजर जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी मतलब उसे लेवल करके जगह को ग्रीन बेल्ट नहीं बन सका। ग्रीन बेल्ट्स बनानी चाहिए इनको, और अगर इस चीज पे गौर नहीं करते तो ये तो शायद हनान ये तासुर ये जाता है कि इदारों का कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर नहीं है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और पीएचए का कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है तो फिर एक प्लानिंग होनी चाहिए कि फ़लाँ एरियाज़ में फ़लाँ डेट्स में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और इन डेट्स में जो है वो पीएचए अपनी ग्रीन बेल्ट्स की बहाली का काम कर लेगा। शहरियों को पता तो चले कि ये तजावुज़ात जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं, तो ये डेवलपमेंट भी हुई है। एक एक ग्रीन बेल्ट जो है उस पर लगे जो दरख्त हैं या जो पौधे हैं या जो फूल हैं वो सिर्फ हमारी शहर की खूबसूरती में इजाफा ही नहीं कर रहे, वो हमें ऑक्सीजन भी फराहम कर रहे हैं।
और उसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत हद तक तबाहकुन असरात रखती हैं। फॉग वाला लेकिन मसला यहाँ फिर आने को पे है। महकमा माहौलियात काम करता हुआ नजर नहीं आता। फैसलाबाद का नंबर दुनिया भर में 30 है और पाकिस्तान भर में पहले नंबर पे मौजूद है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। लेकिन महकमा माहौलियात कहाँ पे सोया होता है? कोई इल्म ही नहीं है, कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। किसी को पकड़ा हो, जुर्माना किया हो, किसी फैक्ट्री वाले को पकड़ा हो, कोई सिस्टम इनका नजर ही नहीं आ रहा। हनन जुर्माने वगैरह जो हैं वो होते हैं, लेकिन एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो धुआं छोड़ रहा है, फिजा को जहर आलूद कर रहा है, उसको अगर आप 2-4 लाख रुपए का जुर्माना कर भी दें तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो करोड़ों रुपए कमा रहा है उसको लाखों रुपए में कोई 2-4 बार जुर्माना हो भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरत है कि इसकी प्रॉपर तरीके से इसका कोई सद्देबाब किया जाए। जिस तरह से बाद आप फैक्ट्री को सील कर दें, बिल्कुल उसकी जब दौड़ें लगेंगी, FIR होगी, देखना वो अगली दफा बिल्कुल अपनी पटरी पे आएगा, बिल्कुल अपनी लाइन पे आके चलेगा। बात यहाँ पे सिस्टम ये जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तरफ से चलाया जाता है कि फिजा में छोड़ने वाला धुआं जो है उसके लिए भी कुछ फिल्टर्स होते हैं। हाँ, और वो फिल्टर चिमनियों के अंदर लगाए जाते हैं ताकि फिजा को आलूदा ना ये करें। बिल्कुल। अब वो क्या किया जाता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है और फिल्टर्स चेंज करने भी होते हैं। इन्होंने जब कोई इनको पता चल जाता है, इनके कोई ना कोई जराब वहां पे मौजूद होते हैं, जनाब आज आपकी फैक्ट्री में छापा मारने के लिए आ रहे हैं, तो तमाम तर लवाजमात को पूरा कर लिया जाता है। फिल्टर्स को भी लगा लिया जाता है, फैंस भी लगा लिए जाते हैं, एग्जॉस्ट भी लगा लिए जाते हैं, और जैसे ही वो वहां से होके जाते हैं हर चीज को निकाल के वापस सेव कर लिया जाता है। अनंत, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम अपनी बाइक में और अपनी गाड़ी में तो एयर फिल्टर जरूर लगवाते हैं कि वहां पे कोई कचरा ना जाए, कोई डस्ट ना जाए, हमारे बाइक का परफॉर्मेंस या गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब ना हो, लेकिन हम अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते। जो इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा कर रहे हैं उनको वो ये भूल चुके हैं कि उनके बच्चे भी इसी फिजा में सांस ले रहे हैं, वो भी इसी फिजा में सांस ले रहे हैं। वो सिर्फ दूसरों को ही जो है वो मुतासर नहीं कर रहे, दूसरे लोगों की सेहत ही मुतासर नहीं कर रहे, वो भी इसी शहर के वासी हैं, उनके बच्चे भी वो खुद भी इसी फिजा में सांस ले रहे हैं। तो कम अज़ कम उनको SOPs पर अमल दरामद ज़रूर करना चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए हनान कि मैं अपनी सेहत जो है उसका ख्याल करूं, मैं अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करूं, मैं दीगर हमारे जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी सेहत का ख्याल करूं, मैं अपने शहर की आबो हवा खराब होने से बचाऊं। इसमें उनकी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि वो बस सिर्फ दौड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। पिरामिड्स ऑफ लाइफ होते हैं। पिरामिड्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं कि सबसे पहले इंसान जब होश संभालता है तो उसे अपनी बुनियादी जरूरियात की जो है वो फिक्र होती है। अब वो बुनियादी जरूरत क्या होती है? आपके पास कपड़ा होना चाहिए, आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास मकान होना चाहिए। बिल्कुल। जब ये तीनों चीजें आपके पास आ जाती हैं और आपके रिज़्क में इजाफा होता है, आप अपने इर्द गिर्द के मामलात को देखना शुरू होते हैं, मोहल्ले के मामलात। मोहल्ले के मामलात देखने के बाद जब आप मजीद स्टेबल होते हैं, आप अपने शहर के मामलात देखते हैं। ऐसा ही है। मजीद स्टेबल होते हैं, आप अपने सूबे के मामलात देखते हैं। मजीद स्टेबल होते हैं तो आप अपने मुल्क की सतह पे मामलात को देखते हैं। इससे मजीद स्टेबल होते हैं तो आप पूरी दुनिया के मामलात को पेश नजर रखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इससे मजीद स्टेबल होते हैं तो फिर आप खला की तरफ जाना शुरू करते हैं, फिर आप फिजा की तरफ जाना शुरू करते हैं, फिर आप दुनिया में मजीद चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश में नजर आते हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल क्या है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट पिरामिड ऑफ लाइफ से ही नहीं निकलने दिया जा रहा। हमारी सोचों को बाउंड कर दिया गया है कि शाम को रिज़्क कमा के घर किस तरह से लेके जाना है, रोजी किस तरह से कमानी है, रोटी किस तरह से कमानी है, 2 वक्त का खाना बच्चों को किस तरह से खिलाना है, घर पास है या नहीं है, कपड़े पास हैं पहनने को या नहीं है। ये तमाम तर जरूरियात से जब यहाँ की आवाम को फ्री होंगे, उनको ये सहूलियात मैसर होंगी तो वो मुल्क की सूरत या फिर अपने मोहल्ले की सूरत पर गौर करेंगे। बिल्कुल। तो यही वजह है कि जो फॉरनर्स हैं वो खास तौर पे जब उनकी मईशत स्टेबल होती है तो वो फिर रिसर्च की तरफ जाते हैं। यहाँ पे रिसर्च की तरफ नहीं जाया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा बहुत सारा टैलेंट जो है वो भी ज़ाया हो रहा है। लेकिन हनन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें वो फ़िक्र मुआश ने इस कदर घेर रखा है कि हमें दीगर जो मामलात ज़िंदगी हैं उनकी जानब तवज्जो देने की नौबत ही नहीं पहुँचती हम तक। और बात यह है कि हमें ज़िम्मेदारी का एहसास तो करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास उनको होना चाहिए जो इसके असबाब में इजाफा कर रहे हैं। और बात यह है कि जिस तरह से आप कर रहे हैं कि हमें सोच चाहिए, हमें एक फ़िक्र चाहिए,
हमें अपने मामलात पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन हमारा जो अभी तक मसला ये है कि हम नाली सोलंग से नहीं निकल सके। हमारे जो अवामी नुमाइंदे हम मुंतखब करते हैं, उनसे हमारी पहली डिमांड ये होती है कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट में हमारी गलियों की नालियाँ सीवरेज का पानी का निज़ाम करवा दें, हमारी गलियों में पीसी डलवा दें, हमारी गलियों में वही ना कि डलवा दें। बुनियादी सहूलियात के अंदर ही अटके हुए हैं हमारे अवाम, और इनकी कोशिश यही होती है कि अपने बुनियादी मसाइल जो हैं उनको पहले तरजीहात दे के हल कर लिया जाए, तभी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ जुल्करनैन मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उन्हीं के साथ करते हैं। जुल्करनैन, सेहत के हवाले से क्या कहेंगे? हमारे यहाँ अस्पतालों की कमी है। एक ही टीचिंग हॉस्पिटल और बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है जो कि अलाइड हॉस्पिटल है, और वहां से दूर दराज इलाकों से भी लोग वहां पे आके अपने इलाज मुआवजे की गर्ज से आते हैं। इस वजह से वहां पे लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने की वजह से बेड्स की कमी होती है और अल्टीमेटली बहुत सारे लोग अपना इलाज मुआवजे की गर्ज से वहां पे वार्ड से बाहर भी नजर आते हैं, और रश की तादाद, लोगों की तादाद जो है वो बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्या कहेंगे इस सवाल? हनान, अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट होता तो ये अस्पताल जो हैं मैं समझता हूँ कि काफ़ी थे, लेकिन फैसलाबाद डिवीज़न है। फैसलाबाद डिवीज़न के लिए ये सिर्फ, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये अस्पताल जो हैं वो नाकाफ़ी थे, और फैसलाबाद डिवीज़न से मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं, बल्कि सरगोधा तक के इलाकों से मरीज़ यहाँ पर आते हैं। झंग में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, DHQ झंग में जाता है, तो वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया जाता है कि आप इसको अलाइड अस्पताल फैसलाबाद ले जाएँ। और इसी तरह से हमारे जो दीगर टोबा है, झंग है, चिन्योट है, यहाँ के जो DHQs हैं उनमें से भी मरीज़ तवातर के साथ डेली बेसिस पे यहाँ पर लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नए अस्पताल बनाने की इस वक्त अशद ज़रूरत है, और सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि जो होना चाहिए, जो मतलब पॉजिटिव चीज़ है वो भी उजागर होनी चाहिए। हमारे पास फैसलाबाद में चिल्ड्रन अस्पताल बहुत अच्छा मौजूद है, और बहुत से दीगर जो शहर हैं उनमें इस लेवल का चिल्ड्रन अस्पताल मौजूद नहीं है। हमारे बच्चों के जो मामलात हैं वो चिल्ड्रन अस्पताल में बहुत अच्छे तरीके से डील हो सकते हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर हमारे पास नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ जो है वो सीरियस कंडीशन में लाए जाते हैं तो उनको ICU में रखा जाता है, और ICU में हनान प्रेशर इतना होता है, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं हैं कि अपनी बारी का इंतज़ार करते करते मरीज़ जो हैं वो कई बार ऐसा होता है कि दम तोड़ जाते हैं। तो हमारे पास ट्रॉमा सेंटर मौजूद होना चाहिए कि ICU तो हर अस्पताल में होता है, वहाँ पर तो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में मरीज़ रखे ही जाते हैं, लेकिन एक पूरा ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए जिसमें सीरियस कंडीशन के जो मरीज़ हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर उनकी देखभाल की जाएगी। हमारे पास FIC बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। FIC भी हमारे पास जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल मौजूद है, लेकिन बात की जाए सिविल की, जिसको DHQ कहते हैं, या अलाइड अस्पताल की, तो इनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वही आबादी वाली बात है कि ये इस काबिल नहीं है अस्पताल कि इतनी बड़ी आबादी को संभाल सकें, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर को सहूलियत फराहम कर सकें। तो होता क्या है, देखने में ये आता है कि मरीज़ों के माबैन और अस्पताल के अमले के दरमियान आए रोज़ कोई ना कोई झगड़ा हो रहा होता है, मरीजों के साथ जो है वो अस्पताल अमला मिसबिहेव कर रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं, मैं हरगिज़ उनको डिफेंड नहीं कर रहा, डॉक्टर्स को हरगिज़ डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे ये वजह ज़रूर होती है कि उसकी एक अस्पताल की कैपेसिटी अगर 100 मरीजों को चेक करने की है तो उसमें 1000 मरीज आ रहे होते हैं, और इतने बर्डन की वजह से भी अमला जो है वो स्ट्रेस में होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा, बर्न यूनिट्स भी यहाँ पे ना होने के बराबर ही? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। बर्न, और यही वजह है कि दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पे बर्न यूनिट के लिए आते हैं, और अगर कोई मौजूद है तो वहाँ पे रश ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा है। अस्पताल, अलाइड अस्पताल में हमारे पास बर्न यूनिट है, लेकिन उसमें भी वही बात है कि वो मरीज़ों को संभालने के लिए जो है वो नाकाफ़ी है। आपको याद होगा कि एक बार वो कंटेनर वाला, ऑयल टैंकर वाला मामला बना था, और वो इतनी दूर से मरीज़ जो हैं वो अलाइड अस्पताल के बर्न यूनिट में लाए गए थे। उनमें से कुछ मुल्तान भी शिफ्ट किए गए थे निश्तर में, कुछ को लाहौर शिफ्ट किया गया था, लेकिन ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो अलाइड अस्पताल के बर्न यूनिट में लाए गए थे। इतनी दूर दराज के इलाकों से फैसलाबाद का रुख लोग करते हैं, फैसलाबाद को कुछ समझते हैं, तो कम से कम फैसलाबाद को उस मेयार पे तो पूरा उतरना चाहिए, फैसलाबाद को उस लेवल का तो होना चाहिए। और
दीगर जितने भी मामलात हैं वो हमारे शहर के हम अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं हनान। हम ये चाहिए कि मैं एक सजेशन समझता हूँ कि देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी सिविल सोसाइटी की तवातर के साथ, हमारे डिप्टी कमिश्नर के साथ या कमिश्नर के साथ मीटिंग्स होनी चाहिए। हमारी नए सिरे से एक सिविल सोसाइटी जो है वो मुंतखब की जानी चाहिए, जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से एक एक शख्स को शामिल किया जाना चाहिए। कम अज़ कम सिविल सोसाइटी अपने मामलात तो पहुंचा सके। इनफरादी तौर पर तो हम अपने मामलात लेके चले जाते हैं, इज्तमाही तौर पर सिविल सोसाइटी कमिश्नर तक या डिप्टी कमिश्नर तक अपने मामलात पहुँचाए कि जनाब हमारे शहर के ये मसाइल हैं, ये हमें चीज़ें जो हैं वो पहले चाहिए, हमें इन पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी सजेशंस वो जो हैं वो हमारे मुतलका इदारों तक रख सकते हैं, उसका वो फीडबैक ले सकते हैं, उसको फॉलो अप ले सकते हैं कि सर फलां मीटिंग में हमने ये आप तक मामला पहुंचाया था, तो उस मामले का क्या बना। लेकिन इस तरह का निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है, और अफसोस सद अफसोस कि हम वही आपकी वाली बात के फ़िक्र मुआश में इस कदर घिर चुके हैं कि हमें अपने दीगर मामलात के बारे में जो है वो सोचने का, समझने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर इस सजेशन पर अमल कर लिया जाए, सिविल सोसाइटी के तवातर के साथ मीटिंग्स कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे शहर के जो मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। हमारे बहुत सारे तरक्याती काम जो हैं वो हो सकते हैं। जैसा से आप बात कर रहे हैं कि वो पार्किंग प्लाजा के लिए ताजिर खुद एग्री हैं, वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, आप काम तो करें। लेकिन एक प्लान देने के बावजूद अगर इंतज़ामिया उस जानिब नहीं आती, उस जानिब तवज्जो नहीं करती, तो फिर ये इंतज़ामिया के लिए जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है। और काबिल अफसोस बात है कि इतने बड़े शहर की जिम्मेदारियाँ आपको सौंपी गई हैं और आप इसी तरह से ऑफिस आते हैं और दिन गुजार के चले जाते हैं। क्राइम के हवाले से क्या कहेंगे जुल्करनैन? कोरोना के बाद एक बम्प आया है और लोग काफ़ी परेशान हैं इससे, चोरियों और डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है। हनन, क्राइम की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आया कि CPO सोहेल चौधरी साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई डाकू जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे होते हैं, कोई इनकाउंटर्स हो रहे होते हैं, पुलिस को मुतहरिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारी नफरी ही नाकाफ़ी है इतनी बड़े आबादी को संभालने के लिए। हमारे पुलिस के पास इतनी नफरी ही मौजूद नहीं है, और जितनी नफरी है उसमें से बहुत सारी जो पुलिस मुलाजमीन हैं वो दफातर तक महदूद हैं, बहुत सारे जो हैं वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सिक्योरिटी देने पे मामूर हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं, कमिश्नर ऑफिस में हमारे पुलिस एहलकार मौजूद हैं। तो हमारे पास फील्ड स्टाफ कितना बचता है? हमारे पास अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बात की जाए तो पुलिस का 60% के करीब जो है वो फील्ड स्टाफ बचता है, और 60% फील्ड स्टाफ से आप क्या कर लेंगे? आपने अपनी नाकाबंदी का जो सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया, आपने अपनी पेट्रोलिंग जो है उसको गैर मौसर कर दिया, गैर फाल कर दिया, आपने QRF को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। आज जाके आपके पास वो डॉल्फिन फोर्स ही है जो शहर में पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आती है। और इतनी बड़ी आबादी में बात वही है कि जब किसी के पास रोज़गार नहीं होगा, लोग बेरोज़गारी की जानिब जाएंगे, तो फिर वो इस जानिब तवज्जो देंगे, इस जानिब राग़िब होंगे। हरगिज़ ये नहीं कहता कि ये मामला ठीक हैं, लेकिन हनान जिसके घर में बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, वो किसी न किसी तरह तो लेके जाएगा। लेकिन हरगिज़ ये उसको रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए कि वो किसी से छीन कर ले जाए और कानून को अपने हाथ में ले। लेकिन बात यह है कि प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग की भी ज़रूरत है। और बच्चों के साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं, ज़्यादती के मामलात हैं, और इसके साथ साथ हैरेसमेंट के बहुत सारे मामलात सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर पुलिस क्या एक्शन ले रही है? कोई प्लान तैयार किया जा रहा है इन वारदातों से बचने के लिए? इसके ऊपर पुलिस जो है वो खासी मुतहरिक है इन दिनों में। जो ज्यादती के या बदफेली के केसेस हैं बच्चों के साथ, उस पर पुलिस खासी मुतहरिक है, और उनमें अभी गुज़श्ता दिनों की निस्बत जो है वो तवातर के साथ कुछ ना कुछ कमी आती जा रही है। उसकी वजह शायद ये है कि पुलिस एक्शन स्ट्रिक्ट ले रही है इसके पुलिस एक्शन। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ की भी जुल्करनैन हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वालिदैन को बच्चों के साथ बड़ा प्यार का रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। अगर बाहर कोई मामला पेश आ रहा है जिसमें उसको हरास किया जा रहा है या किसी किस्म के गलत मामलात उसके साथ हो रहे हैं, तो वो इतनी विल पावर रखता हो कि वो अपने वालिदैन को आकर बता सके कि मुझे तंग किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे नोट किया जाता है अक्सर कि बहुत सारे बच्चे बताने से ग्रेस करते हैं,
और कतराते हैं कि कहीं वालिदैन गुस्सा होकर उल्टा उन्हें ही मारना ना शुरू हो जाए या उन्हें बोलना ना शुरू हो जाए। तो हमें बच्चों के साथ एक प्यार का रिश्ता जो है डेवलप बच्चों की किरदार साजी की इस वक्त जो है वो अशद ज़रूरत है। स्कूल में मैं समझता हूँ कि जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें छोटे बच्चे ज़ेर तालीम होते हैं, उनमें एक प्रोग्राम रखना चाहिए, एक लेक्चर रखना चाहिए गुड टच और बैड टच का। हमें बचपन से अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए कि बेटा आपको पोलाइटली उनको बताना चाहिए कि बेटा आपको अगर कोई इस तरीके से डील करता है तो आपने उससे किस तरीके के साथ उसको जो है वो रिप्लाई करना है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बेटा आपने गोया कि हमें बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हम बच्चों को हग भी कर रहे होते हैं, हम बच्चों को गोद में भी बिठा रहे होते हैं, हम बच्चों को प्यार भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि बेटा आपने किस रिश्ते के साथ किस हद तक जाना है। इस किरदार साजी की न सिर्फ घरों में बल्कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी ज़रूरत है। हमें ये बच्चों को बताना चाहिए, उनको इस हद तक मोटिवेट करना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत देखते हैं, कुछ गलत सुनते हैं तो वो फौरी तौर पर अपने वालिदैन के साथ जो है वो शेयर करें। हमें अपने बच्चों को डर से निकालना है। बाहर के लोगों से ज़्यादा डर जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो अपने पेरेंट्स का होता है, अपने वालिदैन का होता है। जो माशरे में उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं तो वो सिर्फ़ अपने वालिदैन के डर की वजह से उसको बर्दाश्त कर जाते हैं और बच्चे एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। हमें अपने बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है, न सिर्फ इस चीज़ की कि कंपटीशन की दौड़ में लगा दिया कि तुम इतने मार्क्स नहीं लेके आओगे तो तुम ज़िंदगी की बाजी हार जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम सिर्फ इस दौड़ में लगे हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ से, हमारे कॉलेजेस से, हमारे स्कूल से रटे रटाए तोते निकल रहे हैं। वहां पर किरदार साजी की जरूरत है, वहां पर कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है। बर्दाश्त भी तो बढ़ता चला जा रहा है ना जुल्करनैन। बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स नहीं आ पाते फिर वो खुदकुशियों की तरफ जाते हैं। ऐसा ही है। और एक अच्छा और क्रिएटिव आदमी सिर्फ नंबर ना आने की वजह से भी बाज़-औक़ात हम खो देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें हनान स्कूल लेवल पे ही हमें अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है। हमें देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की सलाहियतें क्या हैं, उनको उजागर करने की ज़रूरत है। न सिर्फ ये कि हम उसे कहें कि जी आपने ये मार्क्स लेके आने हैं। हम कंपैरेटिवली देखते हैं बच्चों को। हम जब हमारे बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो हम कंपैरेटिवली बता रहे होते हैं कि फलां का बेटा देखा है आपने, उसके इतने परसेंट आए हैं, आपकी फूफो का बेटा देखा है आपने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे हमें बच्चों की परवरिश जो है वो अच्छे अंदाज से करने की जरूरत है, तभी हम अपना बेहतरीन मुआशरा के तौर पे उभर के सामने आ सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन अगर पंजाब की बात की जाए तो खास तौर पे बल्दियाती नुमाइंदों को तकरीबन आज से 1.5 साल पहले जो है वो ख़त्म कर दिया गया था और बल्दियाती अदारे ख़त्म होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात आम गली मोहल्लों के अंदर देखने में मिली। वो मुश्किलात कौन सी थी? पहले तो सैनिटरी वर्कर्स जो वहां पे काम कर रहे थे और गली मोहल्लों की सफाई करते थे, जैसे ही बल्दियात खत्म हुई तो ना तो चेक बैलेंस उनके ऊपर रखा गया, क्योंकि ना तो चेयरमैन मौजूद था और ना ही काउंसलर मौजूद था जो कि मुतलका उनके सुपरवाइजर से जाके पूछ सके कि मोहल्ले का काम आज या सफाई का जो है वो नहीं किया गया, आखिर क्यों नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स चल रहे थे गली मोहल्लों के, जो बहुत सारे मसाइल होते थे, उस हवाले से तमाम लोग अपने मुतलका चेयरमैन, क्योंकि वहां की सुप्रीम अथॉरिटी वही होता था, उसको जाके पूछते थे। थाने कचहरी का मामलात हो या फिर इसके अलावा अरबाब इख्तियार तक अपनी आवाज पहुंचानी हो तो आम शख्स किसी को अपील करता था तो वो मुतलका चेयरमैन होता था, और चेयरमैन तक अगर रिसाई नहीं होती थी तो वो काउंसलर को पकड़ दकड़ के अपने मोहल्ले के को ले जाता था उन तक, और वहां पे जाके अपनी दुहाई सुनाता था। उसके बाद वो चेयरमैन जो है वो एमपी एमएनएज या फिर मुतलका ऑफिसर्स के पास जाके उन मसाइल को हल करता था। लेकिन अब मसला ये है कि बल्दियाती अदारे खत्म होने की वजह से बेयारो मददगार लोग जो है वो पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि एमपी एमएनए साहबान बाजुकात अपने हल्के में मौजूद नहीं भी होते और उन तक आवाज अपनी किस तरह से पहुंचाए उनको इल्म मौजूद नहीं होता। और अगर खास तौर पे बात की जाए चेयरमैन की, तो चेयरमैन उसी मोहल्ले से मुंतखब होता था जिस मोहल्ले में लोग जो है अपने मसाइल लेके उसके पास जा रहे हैं। तो बल्दियात खत्म होने से बहुत सारे मसाइल का सामना जहां करना पड़ा है, वहां पे फिजा जो है एक शहर के अंदर ये भी चल रही है कि नए बल्दियाती जो निज़ाम आ रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं।
कुछ तरीकेकार यूं होगा कि इसमें हेड काउंसलर होगा और उसके नीचे कुछ काउंसलर्स होंगे। तो इस चीज को लेके काफी तहफ्फुज़ात कैंडिडेट्स जो हैं वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों या फिर आजाद खड़े होने वाले हों, ये इलेक्शन तो आजाद होंगे लेकिन कैंडिडेट्स वही ज्यादातर हिस्सा लेंगे इसमें जो पहले चेयरमैन या नाज़म बन चुके थे। तो इन तमाम तर चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मलक अदनान मौजूद होंगे जो कि साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और उनके साथ साथ कामरान गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा मलक अदनान की तरफ चलूं। अदनान, क्या कहेंगे आप, अगर खास तौर पे पहले ये बात की जाए कि बल्दियात खत्म करने की वजह से गली मोहल्ले के कौन से ऐसे मसाइल है जो कि अब हल होते हुए नजर नहीं आ रहे और वहां के लोग किन मुश्किलात से जूझ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 आपका मशकूर हूँ कि आपने हर वक्त हर महाज पे जो है आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया, काम किया। तो जैसा कि आपको पता है कि हनान ये बल्दियात का सिस्टम जो भी आप कह रहे थे, सफाई को देख लें और गली मोहल्लों में आप स्ट्रीट लाइट्स के निज़ाम को देख लें, मतलब टोटल हर किस्म का निज़ाम दरम भरम पड़ा हुआ है। और सफाई के कूड़े किरकट के ढेर हर गली मोहल्ले में आपको मिलेंगे। हालांकि सफाई निसफ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। चूंकि हकीकत यही थी कि ये जो शब खून मारा गया बल्दियाती अदारों के ऊपर, साल सवा साल हो गया, उसके बाद फिर इन्होंने कोई ऐसा अल्टरनेट काम भी नहीं किया। वहां के वहां जो अदारे काम कर रहे थे जूं के तूं वहीं पे रुके हुए हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम की रसाई आम काउंसलर चेयरमैन हमारे तक ऐसे ही थी कि वो बंदा अपने घर से निकलता था, हमारे पास दस्तक दे देता था कि ये हमारा काम है, ये हमारे मामलात हैं। तो हम भी पूरी कोशिश और कावज से उसकी काम को कोशिश करते थे कि उसकी दहलीज पर हल किया जाए। तो अब सूरत हाल चूंकि ये है कि जब से बल्दियात ख़त्म हुए हैं, हकीकत यही है, आपके सामने है, आप वक्तन फ़क्तन ऐसे मामलात को उजागर करते हैं कि रियलिटी जो है वो बिल्कुल लोगों के मामलात कोई किसी जगह पे इलाका वाइज भी हल नहीं हो रहे। मैं तो ये भी समझता हूं कि सिटी वाइज भी हल नहीं हो रहे। मतलब इंतज़ामी अमूर जो है वो बिल्कुल एक साइड पे हट के अवाम परेशान है। मतलब अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था कि कहीं पे आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था या ऐसे दीगर जो प्रोग्राम्स थे यूसीज के अंदर, तो वो अब उनको ना कोई देखने वाला है, ना उसके कोई इंतजाम इंसराम चलाने वाला है। तो अगर आप हल्के के अंदर देख लें कि स्ट्रीट लाइट्स जो अगर हम कोशिश करते होते थे कम अज कम चौराहों में और जो मसाजिदों के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं वो बंद ना हो, ताकि चोरी चकारी से बचा जा सके। बूढ़े नमाजी हैं, मतलब उनको मस्जिदों में आने जाने में दुश्वारी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर सतह पे, हर महाज पे हमने कोशिश की है कि अगर अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है तो हम लोगों के साथ शाना बशाना चलकर उनके मसाइल को, उनके मामलात को हम उसी जगह पे अपने उसी के घर से आने से पहले हम तो ये भी समझते थे और हमारी कोशिश होती थी कि हमारे पास अहले इलाका से हमारे पास कोई बंदा कंप्लेंट लेके ही ना पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह खुद नमाज के औकात में फजर में सफाई भी चेक करते थे, मामला देखते थे और इसके अलावा फ्री डिस्पेंसरीज के क्याम करते थे, क्योंकि लोग मतवसत तबका से ताल्लुक रखते हैं। तो इस लिहाज से हमें पता होता था कि गली मोहल्लों में ये मामलात हैं, फलां जगह पे ये मामला है, फलां जगह पे ये मामला है। तो हमारी खुद कोशिश होती थी कि हमारे पास कोई चल के आने की बजाय हम उसके पास चल के जाएं। हमें अल्लाह पाक ने इज्जत दी है और इन लोगों की वोटों से हम जो है मुंतखब होकर आए, और जो हमारे ऊपर शब खून मारा गया ये सबसे बड़ी उससे ऊपर ज्यादती की गई हमारे साथ। फिर उसके बाद अल्टरनेट कोई भी अवाम के लिए नहीं दिया गया। एज इट आप देख लें कि सवाए मसाइलस्तान बन चुका है अब फैसलाबाद सिटी। मैं समझता हूं कि जैसे पहले मामलात और वर्क चल रहे थे, अब उस एतबार से काम करने वाला और पता नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर हम नुमाइंदे हैं आवाम के तो हमें बाज़ दफा नहीं पता लगता कि हमने जाके अगर किसी कोई हमारे पास साइल आ गया है हमने शिकायत करनी किसको है।
मतलब कोई निज़ाम नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, मामलात नज़र नहीं आ रहे। सफाई के माहौल को देख लें, किसी भी जगह के ऊपर आप देखें कि जो जो अगर तरीके को हमने मनज़्ज़म किया हुआ था, वो सारे का सारा जो है बल्दियात का सिस्टम और हमारे इलाकों का सिस्टम टोटली मैं समझता हूं कि बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है और लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ के ऊपर, सफाई से, हर लिहाज से। तो कामरान गिलानी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब, क्या कहेंगे, ये जो बल्दियात खत्म किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये ठीक इकदाम था इनका? देखें, बात यह है कि जिस तरह मेरे भाई ने बात की, एक दास्तान रकम कर दी दुख की, ऐसी बात नहीं है कोई भी। पहले भी जो है अपना वो अदारे ही चला रहे थे। इन्होंने सफाई की बात की तो सफाई कोई इलाके का चेयरमैन खुद पकड़ के मुझे बताएं कि किसी ने झाड़ू पकड़ के अपने इलाके साफ किए हों, ऐसी बात नहीं है। अदारे चेक एंड बैलेंस पे क्या कहेंगे? चेक एंड बैलेंस तो नहीं है ना? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि पहले भी वासा जो है अपना और इससे रेलिवेंट जो अदारे हैं वो अपने उन्होंने बंदे उधर लगाए हुए हैं, वहाँ सेंट्री वर्कर हैं, मुलाजम हैं, वो आप जो है अपना आज भी दफ्तर उधर ही हैं। अगर सीट पे नहीं है चेयरमैन या जो है अपना नाज़म, तो वो उसका ये मतलब थोड़ी है कि अदारे भी बंद हो गए हैं। आप अपनी कंप्लेन दें, अगर काम नहीं होता तो फिर अगली बात करें। और दूसरी इन्होंने लाइट की बात की, जो है अपना स्ट्रीट लाइट्स की। मेरा ख्याल है कि जो है अपना हमारा मुल्क जो है ये 2 सालों में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया। ये स्ट्रीट लाइट्स के साथ मुल्क रोशन नहीं होते। ये आप देखें कि जिस तरह तरक्की हमारा मुल्क कर रहा है, हर कैसे तरक्की कर रहा है, जरा आप बता दें, मैं सुनना चाह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं जी कि अब आप ये मेन जो हमारे चेयरमैन है खान साहब, हमारे वजीर आजम जो है, उनका एक ही मोटिव था कि मुल्क जो है वो पुल बनाने से तरक्की नहीं करते, इंसान जो है अपना उनके तलीम के ऊपर, उनके जो है अपना वो विजन के ऊपर जो है अपना वो काम किया जाए तो फिर मुल्क तरक्की कर। चले, मैं आपको गिनवाता हूं, इनमें से कोई चीज भी बेहतर हुई हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। क्या बिजली के रेट्स कम हुए? क्या गैस के रेट्स कम हुए? क्या अशिया खुरोनोश जो है वो सस्ती हुई? क्या पेट्रोल अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाया? क्या तालीमी निज़ाम जो है वो पहले से बेहतर हो पाया? क्या खेल के निज़ाम पहले से बेहतर हो पाया? क्या फनकारों के लिए कोई इमदाद पैकेज बनाया गया? क्या हमारे मुल्क के अंदर जितने तालीमी सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई मजीद यूनिवर्सिटीज़ बनाएगी? सेहत के मैदान में क्या हमारा मुल्क आगे चला गया? और इसके अलावा डॉलर की उड़ान क्या पहले से नीचे आ गई? सोने का रेट जो है वो पहले से नीचे आ गया? किस तरह से तरक्की किया? मुझे जस्ट ये बता दें कि तरक्की किया किस चीज़ में? हाँ, अच्छा, आपने एक सवाल में 8-10 सवाल कर लिए। मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप चलूं। जो है मैं कल देख रहा था आपका 41 का चैनल ही, तो आपके 41 के चैनल पे एक न्यूज चल रही थी, इसे आप क्लियर भी चेक भी करवा लें कि जनाब ये जो आपका मेडिकल कॉलेज है, इसे जो है अपना वो मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लें, आपकी चैनल पे चल रहा था। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने बात की पेट्रोल की, तो पेट्रोल जो है अपना वो 117 से 74 पे आया। अच्छा, उस चीज का क्रेडिट भी जो है अपना वो पीटीआई को जाना चाहिए। अब वो कोरोना, मैं बता देता हूं ना, इस मामले में आप ये देखें कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन हुआ तो पेट्रोल के रेट्स पूरी दुनिया में कम आए। इमरान खान साहब की क्या इसमें कारकर्दगी थी कि उन्होंने पेट्रोल का रेट कम कर दिया? हाँ, अच्छा, ये कारकर्दगी थी कि इसमें मेलाफाइडी नहीं थी। आप ये देखें, इसमें हुनेस्टी थी कि उन्होंने जिस तरह रेट नीचे रिड्यूस हुए उसी तरह उन्होंने जो है अपना आवाम को रिलीफ दिया। आप जब 74 पे आया या 76 पे आया पेट्रोल, 1 महीना आवाम खपती रही। किसी पेट्रोल पंप पे अगर पीएसओ के अलावा बात की जाए तो पेट्रोल नहीं था मिल रहा और खज्जल हुई पूरा 1 महीना। और जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएगी, पेट्रोल आम आवाम तक नहीं पहुंचा। अच्छा, इस चीज का आपको भी इल्म होगा जी। इसमें सबसे पहले जो एक बात खान साहब करते हैं ना जी, कि माफिया इस मुल्क का जो है, माफिया इस मुल्क का बहुत ज्यादा मजबूत है। उस माफिया के आगे घुटने टेके इमरान खान साहब ने, ये आप माने? देखें, घुटने आप टेकने नहीं कह सकते। अच्छा, कई जगह जो है मसलत से काम लेना पड़ता है कि अवाम के फायदे के लिए। अब एक पेट्रोल अगर नहीं मिल रहा था तो उसमें जो है अपना उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा जी हमने महंगे दामों खरीदा हुआ था, हम इसे सस्ते दामों किस तरह जो है अपना वो दे सकते हैं। तो इसके बरकस जब अब ना आप देखें कि जब महंगा होता था
तो वो उन्होंने सस्ता खरीदा होता था तो वो महंगे दामों सेल कर रहे होते थे। ये माफिया का प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत जो है अपना वो अपने दौर में इसे जो है अपना इस माफिया को तोड़ेगी। लेकिन कोरोना और के अवाम को इंतजाम रिलीफ पे अगर देगी। बात करें तो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई, जहां पे बुरी चीजें हैं, अच्छी चीजों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से इमरान खान ने एक स्ट्रेटजी बनाई और पूरे मुल्क में लेके उस स्ट्रेटजी को चला गया, कुछ खास तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से भी इस मुल्क पे रहमत के बादल जो है वो बरसते रहे और कोरोना के केसेस उस तरह से नहीं निकले और जो निकले वो रिकवर भी होते रहे। स्मार्ट लॉकडाउन बनाया गया, लेकिन इसके बरक्स अगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स की बात की जाए ना, उसमें गवर्नमेंट फेल होती हुई नजर आती है। और एशिया खुरोनोश की कीमतें आपके सामने हैं, दालों की कीमतें, चीनी की कीमतें और इसके बाद बिजली की बढ़ती हुई कीमत, गैस की बढ़ती हुई कीमत, ये तमाम तर चीजें बुनियादी जो सहूलियात हैं वो तो गरीब की पहुंच से दूर है। जी, इसमें अब मैं फिर उसी तरफ आऊंगा कि आपने डेवलपमेंट की बात की। अब आप देखें कि हिस्ट्री की 70 साल की हिस्ट्री की, मुझे बताएं कि 12 अरब अराउंड जो है अपना पैकेज जो है वो अनाउंस किया फैसलाबाद के। लगा क्या जनाब, सर, वजीर आला पिछली दफा भी आए थे, 19 अरब का ऐलान करके गए थे। आपके इल्म में कि उस 19 अरब में से कितना लगा फैसलाबाद में? नहीं, आप अब देखें, एक जो अमाउंट है वो एक टाइम में तो नहीं लग जानी होती ना। अब आपके कश्मीर, मैं कह रहा हूं ये कोई अमाउंट भी अंडरपास- किसी टाइम में भी नहीं लगा। जी, अब मैं बात बता रहा हूं ना जी, कश्मीर अंडरपास जो है अपना, अब ये हमने शुरू तो नहीं था किया प्रोजेक्ट, ये जिस हुकूमत ने शुरू किया था उसे चाहिए था कि उतना फंड जो है अपना वो रख के जाते ताकि वो मुकम्मल हो जाता। अब जब उन्होंने मुकम्मल जो है अपना वो किया नहीं, अनाउंस कर दिए, फीते लगा दिए, बुनियादें रख दी संगे में, अब वो उसे जो है अपना मुकम्मल करने के लिए पीछे पैसा तो चाहिए था। तो खान साहब ने सबसे पहले कहा कि भाई जो हमारे ऊपर जो कर्जों का मंडला रही है तलवार, सबसे पहले उधर जो है अपना उन्होंने मामले को हल किया। ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ये दालों की और सब्जियों की बात की है, मैं इससे बिल्कुल जो आपकी बात से जो है अपना एग्री करता हूं। इसमें कुछ चीजें हैं लेकिन वो इन द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला बेहतरी वाली साइड पे जा रही हैं और हो जाएंगी। 115 रुपए किलो हो चुकी है और ये ऐसी चीज है कि हर घर की जरूरत है। किधर जा रहा है ये मुआशरा और इतनी महंगी चीजें हो रही हैं, रोजगार के मौके नहीं मिल रहे। क्या कहेंगे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर के ऊपर आप, और 100 दिन का जो प्लान कहा गया था वो कहां गया? मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ। देखें, ये नॉर्मल रूटीन की जब मामला चाह रहे हो ना, ये चीजें तब होती हैं। अब आप देखिए कि जब से हुकूमत संभाली है, ये कुदरती आफात कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइज जो है तो अपना पूरी दुनिया के अंदर पूरे है। वर्ल्ड वाइज, इससे पहले जो है वो डेंगू का मसला जो है अपना वो चल पड़ा था, उसके बाद ये कोरोना का मैटर चल पड़ा। इसमें देखें, आप हैं, मैं हूं, हमारे बस में नहीं है, ये खुदाई आफात है। तो इससे मैं बताता हूं कि जी 2020 में जो बहुत सीनियर्स हमारे कहते हैं कि जी जो बंदा अपनी जान बचा लेना, यही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, यही उसकी इन्वेस्टमेंट। मलक अदनान भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, नया बल्दियाती निजाम जो आ रहा है उससे मुतमिन है? जी हनान, देखें जो नया बल्दियाती निज़ाम आ रहा है, अभी तो किसी की समझ में नहीं है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अभी जो मेरे भाई, किसको वोट कास्ट होगा, क्या होगा, क्या बनेगा, पहले नंबर पे आने वाला, दूसरे मतलब नंबर। अभी तक तो जैसे इनकी मैं समझता हूं कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभी तक कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो चलें जी, इनकी प्लानिंग के ऊपर तो गुफ्तगू करेंगे, जी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मलक अदनान ब्रेक से पहले मौजूद थे। नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, क्या कहेंगे नए बल्दियाती निज़ाम के ऊपर? जी, नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मैं ये समझता हूं कि अभी तक शायद गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि हमने नाफज करना क्या है। हर आने वाले दिन में इनकी स्ट्रेटजी का पता नहीं होता। और देखें, अभी पिछले दिनों में ये सितंबर 18 में इन्होंने हल्का बंदियों की लिस्टें ओपन करनी थी, मामलात करने थे, वो सारा कुछ आपको पता है धर्म भरम पड़ा है, कोई मतलब ऐसा अभी तक लॉन्च नहीं हो सका। मतलब एक प्लानिंग है ही नहीं, मैं समझता हूं किस चीज की भी। और दूसरा जो इन्होंने हेड काउंसलर या दूसरा तीसरा सिस्टम बनाया, ये तो मेरा ख्याल है कि अभी बनाने वालों को खुद नहीं पता कि ये हमने लॉन्च करना क्या है, क्या हमने स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या इसके ऊपर हमने वर्क करना है। लेकिन जब तक वो उनको समझ नहीं आ रहा, आवाम के लिए या मैं समझता हूं आने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है ये निज़ाम मुझे तो समझ ना आने वाली बात है। और मुझे ये जो इन्होंने, मैं समझता हूं कि बल्दियात के ऊपर जो इन्होंने शब खून मारा और उसके बाद से अब तक
ये हर दफ़ा जो है मैं समझता हूं कि ये समझ लें कि आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, मामलात करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कोई भी नहीं हो रहा। अब पता चलता है दिसंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, जनवरी में हो रहे हैं, तो जब डेटें अनाउंस कर दी जाती हैं लेकिन बाद में कुछ भी तब्दील नहीं हो होता। जाता है। मतलब अभी तक मैं कह रहा हूं कि ये बनाने वालों को नहीं पता कि हमने नाफज करना क्या है। बिल्कुल, लेकिन आने वाले इलेक्शंस को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दोनों की तंजीम साजी जो है वो शुरू हो चुकी है और काफी हद तक मुकम्मल भी कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह और इसके अलावा डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी इस हवाले से काफी मुतहरक नजर आते हैं और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदर बॉडी भी इस चीज को लेकर काफी कॉन्शियस है। यूथ के मामलात हों या फिर दीगर ओहदे या तंजीमी उमूर के ओहदे जो हैं वो शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हो, इस हवाले से काफी मुतहरक नजर आते हैं। कामरान गुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। तंजीम साजी का सुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैं तलाल चौधरी की तंजीम साजी नहीं, मैं बल्कि आपकी तंजीम साजी जो आने वाले इलेक्शंस के हवाले से सिटी के अंदर की जा रही है उसके हवाले से सवाल करना चाहता हूं। कहां तक पहुंची और किस तरह से मुनज़्ज़म किया जा रहा है आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं और इसके अलावा जो ओहदेदार हैं उनके? अच्छा, तंजीम साजी का ये जब मैटर चला ना तलाल चौधरी साहब वाला, क्योंकि मैं फैसलाबाद का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और तंजीम साजी हम कर रहे हैं, तो मुझे अक्सर दोस्तों की कॉल्स आई कि भाईजान आप तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी तो नहीं कर रहे रात 2 बजे वाली। बहरहाल चले, ये हम तो जी दिन की तंजीम साजी करते हैं और उसका रिजल्ट ये है कि उसमें फैसलाबाद की हिस्ट्री में आज तक कभी किसी भी पार्टी ने जो है अपनी सीसी लेवल तक, वार्ड लेवल तक कभी भी काम मुकम्मल नहीं किया, रसाई वहां तक नहीं हुई जी। तो हमने अपने कारकुनों को अपने जो जिनका हक था जो है अपना सीसी लेवल, वार्ड लेवल तक, उन्हें घर जाके जो है हमने तंजीम साजी घर घर जाके जो है वो मुकम्मल करके असल वर्कर को उनका हक दिया। और 157 सीसी हैं फैसलाबाद की। अच्छा, उसमें 113 हम अनाउंस कर चुके हैं और 148 इंशाल्लाह ताला जो है ये परसों तक हम अनाउंस कर रहे हैं। और अगर आपने शायद वो क्लिप देखा हो, परसों सदाकत अब्बासी साहब हमारे नॉर्थ रीजन के जो है प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर हसन मसूद साहब जो है वो नॉर्थ रीजन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो हम एक और सेरेमनी रख रहे हैं ये 10 तारीख को लियाकत बाग में जो है इस्लामाबाद, जहां सैफुल्लाह नियाजी साहब जो है सिर्फ हमारे तंजीमी ओहदेदारों की हलफ बर्दारी जो है के लिए हलफ उनसे लेंगे। तो आप ये देखें कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हलफ बर्दारी सिर्फ नॉर्थ रीजन की है, तो उसमें हमें जो है वो लियाकत बाग की चॉइस करनी पड़ी कि उधर शायद हमारा जो है वो लोग समा सकें, ताकि हमने कभी भी वर्कर को जो है वो पीछे नहीं रखा, उनका हक दिया है और दस्तक दे के जो है उनका हक दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको इस दफा टिकट्स नहीं मिली, तो उनका ये कहना था कि उनका हक बनता था लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। देखें इसमें ये बात आप करेंगे तो सबसे पहले इसमें मुतासरीन में तो मैं खुद हूं कि मुझे पीपी 111 का टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये पार्टी जो है उनकी चॉइस थी, बहरहाल फैसला था, हमने सखम तस्लीम किया जो है उसमें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ये तो मामला चलते हैं, हर पार्टी के अंदर चलते हैं कि एक जगह एक ही पार्टी के 4-4, 5-5 उम्मीदवार होते हैं, तो टिकट तो एक को मिलना है जो अपना, तो वो हम इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदरूनी मामला हैं वो आज तक ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि अब बल्दियात में मैनेज किया जाएगा किसी ना किसी तरह, इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो उसे या तो पार्टी का ओहदा दिया जाएगा या फिर बल्दियात में फिट किया जाएगा। नहीं, इसमें जो है बहुत सारा हमारी मदर बॉडी जो है फैसलाबाद की, उसमें जिन्हें टिकट्स नहीं था मिला, उसमें हमारे जो है मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं अली सरफराज साहब, उन्हें नहीं था मिला, उन्हें जो है पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया। जो नदीम सादक डोगर साहब हैं, उन्हें टिकट नहीं था मिला, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। यानी इस तरह जो है काफी दोस्त हैं जिन्हें पार्टी ने ऑब्लाइज किया है जो है और ये जो है मैं समझता हूं कि उन दोस्तों का हक भी था और पार्टी ने भी अच्छा एक इकदाम किया कि उन्हें बिल्कुल कॉर्नर नहीं किया दूसरी पार्टियों की तरह। तो इसी तरह जो है आगे भी हम वर्कर को इसी तरह ऑब्लाइज कर रहे हैं
बल्कि मेरे पे तो एक दो स्कैंडल भी आए कि मैंने एक चाय वाला वर्कर था, उसे जो है मैं ऊपर लेके आया हूं, और एक नामी ग्रामी इंसान था, नाम नहीं मैंने लेना, उसे मैं नीचे लेके आया हूं। तो मुझे बड़ा इस चीज पे मेरी इंक्वायरी लग गई कि जनाब आपने एक जो है अपना वो आम शख्स से उसे ओहदा आम क्यों दे शख्स दिया? है, उसे आपने ओहदा दे दिया जो है चाय वाले को। चलो जी, मेरिट के ऊपर काम होना चाहिए ना, जी, जो मेरिट पे। जिसका मेरिट बनता है उसे ऊपर लाएं, जिसका नहीं बनता उसे जो लेकिन है मैं नीचे रहने अप्रिशिएट दें। करता हूं अपनी क्यादत को, लेकिन मैंने जब अपना मौकफ दिया तो उन्होंने उसी वक्त उस दरखास्त को बल्कि कैंसिल नहीं किया, फाड़ दिया कि ये सताइस से अकरम अंसारी को कहा जाता था, मलक नवाज की बड़ी स्ट्रॉन्ग, मजीद पाकिस्तान तहरीक मलक नवाज की जगह एमपीए बने, और इन दोनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक में स्ट्रॉन्ग है। जी देखें हनान, ये तो आप बताते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारे दिलों की धड़कन है, 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, गद्दार और मुसल्लत आप कर रहे हैं। हल्के की मुझे जी हल्के की, मैं उधर ही आने लगा हूं, उसी बात पे आने लगा हूं कि खुशी तब खुश होता है जब मतवसत तबका जो है उसके लिए आप रिलीफ फराहम करें, आसानियां पैदा करें। और उस मतवसत तबके के लिए आपने देखें कि जैसे अभी बात कर रहे थे मेरे भाई कि आपने माफिया के आगे घुटने टेके हैं, ये मानना पड़ेगा। और पेट्रोल जो रातों रात, मुझे समझ नहीं आई कि 25 रुपए बढ़ाकर किसको फायदा दिया गया, माफियाज को फायदा दिया गया। जब 70 रुपीज पेट्रोल था, लोग जलीलो खार हो रहे थे, नहीं मिल रहा था, अवाम किस तरह खुश होंगे जब आटा आप देखें कि उसकी सतह चीनी 115 रुपए किलो पर केजी पहुंच चुकी है। तो अब इसके अंदर अवाम, मैं समझता हूं कि वो खुशी तो बड़ी दूर की बात है कि लोग परेशान हैं कि अपने बच्चों को वो वक़्त, मैं कहता हूं कि अल्लाह ना करे आए कि हम वो हमने अक्सर देखा है कि अपने बच्चों को बराए फरोख्त कर रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, लोग हम हल्के घरों में सोने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब पोजीशन ऐसी बनी पड़ी हुई है कि हम हल्के में रहते हैं। हम आम लोगों में, जैसे आपने बात की हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब की और मलक नवाज साहब, ये मैं समझता हूं कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट, ये जो हमारे ऊपर मसल्लत की गई है, नहीं, लेकिन तो वो भी वोट की पावर से आए हैं सर, वोट की पावर से बात नहीं है। अवाम ने सिलेक्ट वोट करना, देखिए मेरी बात सुने, अवाम ने सिलेक्ट करना था, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर सिलेक्ट किया, 5 साल उनको देने चाहिए। देखें आप कि उनकी कारकर्दगी क्या होगी। उनकी वोट की ताकत से अगर वो आए, अगली दफा इसी वोट की ताकत से अगर वो काम नहीं करते तो उसे चेंज करके किसी दूसरे की गवर्नमेंट लाई जा सकती है। हां, अलबत्ता यहां पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी 58,000 पाकिस्तान जो पंजाब के कैंडिडेट्स थे बल्दियात के, वो भी अवाम की वोट की ताकत से वजूद के अंदर आए थे। उनकी वोट की ताकत को जो है वो डिमोलिश नहीं करना चाहिए था, उनको उनका वक्त पूरा करने देना चाहिए था ताकि अवाम की भलाई के लिए कोई काम कर पाते। इसी मौजू पे गुफ्तगू मजीद भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मलक अदनान ब्रेक से पहले मौजूद थे और उनसे गुफ्तगू की जा रही थी। मजीद गुफ्तगू का आगाज उन्हीं के साथ करते हैं। क्या कहेंगे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आपके गली मोहल्ले कहां पे स्टैंड करते हैं? गुलाम अहमदाबाद की अगर खास तौर पे बात की जाए, पिछले दिनों जब बारिश हुई और बारिश की वजह से गली मोहल्ले जितने भी थे वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगे, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा था और बदबू और ताफुन की वजह से उनका कहना था कि 2 वक्त की रोटी खाना महाल हो चुका था, सीवरेज सिस्टम नाकाम हो चुका था। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें हनान, मैं ये समझता हूं कि जो पहले हम बात कर चुके हैं कि तरक्याती मामलात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने जो प्रोजेक्ट हमारे ही अभी तक चल रहे हैं, और जो मेरे भाई ने बात की कि अंडरपास वाली बात, कि ये देखें फैसलाबाद के अंदर अगर कोई भी, फैसलाबाद से एनी अदर्स कोई भी प्रोजेक्ट जब चलते हैं तो उसकी पूरी एक स्ट्रेटजी और उसके पूरे मामलात के अंदर उसका एक बजट रखा जाता है। तो ये नहीं होता कि उसका बजट नहीं था या उसके पैसे पूरे नहीं थे, ये बदनीति थी इन लोगों की। इस सिलेक्टेड हुकूमत ने आकर ना उस काम को आगे चलने दिया, और जो है उसका बजट तो पहले उसका तखमीना लागत जब तक रखा नहीं जाता उस वक्त तक वो तरक्याती काम शुरू नहीं किया जाता। अब आकर इसमें हर्डल डाल दी गई। और जो गली मोहल्लों वाली बात है कि बारिश हो जाती है, ये अदारों की नलायकी है। उसके अंदर मैं ये समझता हूं कि जब उसका चेक एंड बैलेंस ऊपर कोई नहीं है,
मामला आप हम अगर गली मोहल्लों में थे तो हमें पता होता था बरसात है, मामलात हैं, मौसम है, तो हम सफाई सुथराई के हवाला से, सीवरेज के हवाला से हम खुद वहां पे जाके खड़े हो जाते थे। कहां पे जाते थे आप, किस तरह से काम करते थे? सर हम काम इस तरह करते थे कि हम अमले को भी वहां पे उसको कॉल करते थे कि इसकी बरसात से पहले मामला जो है सफाई की ड्रेनेज जो है उसकी डिसेल्टेड करवाते थे मामला सारे। मकसद ये है कि अब वहां पर चेक एंड बैलेंस का अदारे मौजूद हैं, सारा कुछ है, हम इस चीज से इनकारी नहीं है, लेकिन अब वो उस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है, उस तरह के मामलात नहीं है। अब मैं ये समझता हूं कि वो पंजाबी में मिसाल है कि जिस घर से चौर ज्यादा होते हैं ना तो वो निजाम नहीं चलता। यहां पे चुदराहट का रौला है, यहां पे जनाब आपने वॉलंटियर्स जो हैं, आपने जो मैं समझता हूं टाइगर फोर्स का नाम दे दिया है, ये मैं ये समझता हूं कि वो सारी फोर्सेस जिस तरह हुकूमत अपने सारे मामलात में नालायक आजम है, इसी तरह ही जो जो फोर्सेस बनाई गई हैं, जहां जहां पे आपने कन्वीनियर तैनाती की हुई है, तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ एक चुदराहट और चौरी ज्यादा हो गए हैं। अब काम करने वाला बंदा जो है वो बिल्कुल वहां पे मंजर आम पे नहीं है, चुदराहट की लड़ाइयां हैं, तो लोग हर मामला से परेशान है। जब मसाइलस्तान बन जाएंगे, जब वसाइल आपके, मैं ये समझता हूं कि इस चीजों को बुरे कार नहीं लाते कि आप अगर हल्के में काम कर रहे हैं, काम को देख रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जब आप बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं तो मसाइल हमेशा जो जन्म लेते हैं वो नहीं लेते, वो खत्म होते हैं। कोशिश होती है इंसान की कि लोगों को साथ मिला के, अभी जैसे बात की कि जी इन्होंने चेयरमैन साहबान ने कौन सा कोई झाड़ू, अल्हम्दुलिल्लाह हमने झाड़ू पकड़े, झाड़ू पकड़कर हमने अपने यूसेज के अंदर, मेरे पास वो ऑन द रिकॉर्ड हैं डीसीज की जो हमने जो इंप्रूवल इसके अंदर, और मैंने सफाई निसफ ईमान के ऊपर अपने 3 साल ये प्रोग्राम रखा, लोगों को अवेयरनेस दी, इस लिहाज से कि जब तक हमारा सफाई का निजाम मुकम्मल नहीं होगा हमारा ईमान मुकम्मल। अच्छा, एक और नून लीग के चेयरमैन थे, मेरा नाम उनका मेरे माइंड से स्किप हो गया, वो फेसबुक के ऊपर बड़ा वायरल हुए। वायरल किस तरह से हुए कि नून लीग के उस चेयरमैन ने जब मोहल्ले के अंदर बारिशें हुई और गटरों का पानी उबलना शुरू हुआ, उसने खुद ढक्कन उठाया और बांस लेके उसके साथ जो डक्का लगा हुआ था उसे निकालना शुरू कर दिया और गंदे पानी को निकाल के खुद कूड़ा क्रिकेट जो थे वो रखना शुरू किया। उनको देख के मोहल्ला पूरा आ गया और मोहल्ला भी साथ शुरू होकर काम करना शुरू हो गया। और उन्होंने वीडियो में ये पैगाम दिया था कि यहाँ पे इदारे काम नहीं कर रहे, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम नहीं कर रहा, और आज भी मैं अपने मोहल्ले के लिए उसी तरह काम कर रहा हूं जिस तरह से चेयरमैन जब था तब काम कर रहा था। तो क्या कहेंगे उसके ऊपर? कामरान गिलानी साहब से इस हवाले से पूछ लेता हूं, ये क्या मामला है जनाब, नजर नहीं आया। और अगर सीवरेज के मसाइल पे बात की जाए, कुछ नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के कैंडिडेट्स भी थे जिनकी तस्वीरें आवेजा की गई थी गटरों पे, वो भी बड़ा संजीदा मामला था और लोगों का कहना था कि तंग आके हमने लगाई, इनका हल नहीं किया जा रहा था। देखें, बात यह है कि इन्हीं की बात को आपकी मैं लेके चलता हूं कि आपने बात की कि बारिशें आ गई और जनाब जो है अपना ओवरफ्लो हो गए सारा। मैं कहता हूं कि जी नून लीग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर है जी पूरी। वो जब बारिश हो तो आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने इतने इतने जनाब वो स्पेशल एक बूट मंगवा के लंदन से वो भी रखे हैं उन्होंने, वो बूट और एक छतरी वाला साथ होता है जी, तो वो चल पड़ते हैं जनाब ये फोटो सेशन करने। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, हम इन चीजों पे यकीन नहीं करते। अब देखें कि उस्मान बज़दार साहब को ये सबसे कमजोर वजीर आला कहते हैं। मैं कहता हूं जी वो इंसान जो है वो जो है अपना वो गरजता नहीं है, वो बरसता है। वो इंसान ने वो ही पानी को यूटिलाइज किया। उसने आप लाहौर जाके देखें कि अलहदा जो है अपना ड्रेन के उसने जो है अपना स्टोरेज बनवाए, वो पानी जो बारिश का उसमें स्टोर होता है, उसके बाद उसी पानी को यूटिलाइज किया जाता है शजरकारी मोहम के लिए, पौधों को पानी लगाने के लिए, ये जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसको जो है अपना। ये प्रोग्राम इस तरह के होने चाहिए, ना कि जब बारिश हो तो छतरी पकड़ के तो वो 3 फुट के जोगर पहन के तो बंदा निकल पड़े, ये काम हमें नहीं आते। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात आपने डेवलपमेंट की, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं इफ्तिताह तो 10 चीजों के कर देता हूं। जब पीछे मेरे पास फंड नहीं है
जब अच्छा अब ये फंड हमने थोड़ी, तब तो हमारी हुकूमत भी नहीं थी, आप ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, एफडीए जो है अपना मेरे साथ चले, आप जाके देखें कि जब पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने इफ्तिताह तो कर दिए थे इधर मंसूबों के, तो वो अंडरपास, कश्मीर अंडरपास का कितना बजट था उधर, बताएं मुझे। चलें, ये मेरे दोस्त हैं साथ बैठे हैं, यही मुझे बता दें। बात करनी आसान है, लेकिन पीछे जब छोड़ के ही कुछ नहीं गए। सब्सिडी पे तो आपका मुल्क चाह रहा था, आपने अच्छा बात एक वक्त था वैसे जब इमरान खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के बिजली के बिल को आग लगाई थी। हाँ, आज वही बिजली के बिल उस वक्त से भी कई ज्यादा बढ़ गए, क्या कहेंगे? देखें, आग जो है अपना लगाए, तब तो बिजली बहरहाल जो है अपना वो आप ये देखें कि जो उससे पहले की हुकूमत पीपल पार्टी की करके गई थी कि बिजली तो 14-14, 15-15 घंटे बिजली नहीं थी आती, तो अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके बिजली जो है अपना वो इधर पैदा करनी शुरू कर दी, तो उसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा उसे डीपली देखें ना, इस मुल्क का अलमिया ये रहा है कि इस मुल्क को दो चीज़ों ने खराब किया। एक, इस मुल्क को जो है अपना वो मार्शल लॉ ने खराब किया, और दूसरे नंबर पे सब्सिडी ने खराब किया। ठीक है, फिगर्स के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दो चीजों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जब आपने कर्ज लेके तो सब्सिडी दे दी चीजों पे, तो वो अब सब्सिडी हटाई है, जब सब्सिडी हटाई है तो वो लोगों ने कहा जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, इस चीज का इमरान खान साहब को तब नहीं इल्म था, तब तो अवाम को बात किसी और तरह के दिखाए जा रहे थे, लेकिन जब गवर्नमेंट में आए तो इनका कहना था मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अपोजिशन में बैठ के भी इनको मसाइल पता होते थे, तब भी ललकारे लगते थे, इसको इस तरह से मैनेज किया जाए तो ये चीज हो सकती है, ऐसे मैनेज किया जाए तो वैसे हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट में आए वो सारी स्ट्रेटेजीज कहां गई इनकी? अच्छा, ये ना, ये प्लानर बहुत अच्छे हैं, ये चीज हम मानते हैं कि एक चीज है, ये आपने देखा होगा, ये तंदूर में रोटी वाला जो सा रोटी सस्ती वाला जो नारा था जी, बजा था, वो रोटी सस्ती थी, उसके बाद जो है वो सारा जो है ना वो रिकॉर्ड जनाब वो रातों रात जल गया। आप देखें कि जहां रिकॉर्ड जो है अपना, जहां से पकड़ने वाली चीजें थी ना, वो सारे रिकॉर्ड जल चुके हैं। अच्छा, तब एक चीज जब हुकूमत में रह के, हम तो हुकूमत में रह के ये हमें जो है वो गेड़ा दे के, तो जनाब नवाज शरीफ साहब लंदन जाके पाए खा रहे हैं। ना, ये बात ना आप करें, हम इसको बिल्कुल नहीं तस्लीम कर सकते। ही सेटिस्फाइड की हर चीज इन्होंने सर्टिफाई की है इनकी, बिल्कुल आप ने, मतलब गवर्नमेंट ने पूरा चेक एंड बैलेंस मतलब उसके एक ऊपर चीज रखा है, किसी के ऊपर डाल देना, मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, मतलब गेड़ा किस तरह से दे सकते हैं? मैं इसका जवाब देता हूं जी, जी। ये आप देखें, ये बड़े मास्टर प्लानर बंदे हैं जी, लेकिन इमरान खान साहब से बड़े प्लानर तरक्की के हवाले से अगर देखा जाए, बड़ा विजन था उनका और बड़ा क्लियर विजन था। एक होता है ना ब्लर विजन होता है कि मैं ऐसे कर लूंगा, लेकिन वो पूरे रास्ते बताते थे, वैल्यूज बताते थे, किस किस चीज को कहां पे एडिशन की जरूरत है, कहां से क्या चीज निकाली जाएगी, मुआशरे में तालीमी निजाम बेहतर कैसे किया जाएगा। ये कहा जाता था कि अगर कोई वजीर आजम कर्ज लेता है तो ये वो करप्शन के लिए लेता है, कुछ इस तरह की बातें की जाती थी उनकी तरफ से। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल को आप देख लें कि अभी भी कर्ज लिया जा रहा है और चीजें महंगी भी हो रही हैं, सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रही। वो कहां गई ये सारी बातें? यू टर्न इनका नाम मशहूर हो गया था। ये आप बात कर रहे हैं, मैं फिर वही कहूंगा नॉर्मल रूटीन की। जब आप एक घर में जो अपना, वो खान साहब अक्सर मिसाल देते हैं कि जब आप एक घर में से जो है अपना वो चोरी कर लेंगे, तो उस घर को जो है अपना वो बिल्ड करने में, उस घर को मेंटेन करने में कुछ टाइम तो लगेगा। अब 35-40 साल का जो अरसा है जो इन्होंने खाया पिया डकार मारा है, तो वो मेरा ख्याल है 2 साल में तो ठीक नहीं होगा जी। अब थोड़ा सा हमें अभी टाइम हम मान लेते हैं आपकी बात, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 2 साल में सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मेरा सवाल यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या इमरान खान साहब को ये बात आपके इलेक्शन जीतने से पहले नहीं मालूम थी? ये अवाम को बताते हैं कि जनाब मुझे 5 साल में मुझसे ना मांगे, 5 साल में मुझसे कुछ चीज कंप्लीट नहीं होगी, हाँ मुझे 2 हुकूमतें दें फिर मैं तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। ये तो 100 दिन का प्लान दिया हुआ था इन्होंने। उसमें मैं फिर वही बात करूंगा कि कुछ चीजें जो है अपना वो दिखती हैं, वो उससे भी बदतर हालात थे जब हुकूमत में आके खान साहब ने देखा। क्योंकि देखिए, कोई भी आप डिपार्टमेंट में जाते हैं, ऑफिशियली जो उनके पेपर्स होते हैं वो तब भी दिखाएंगे जब आपके पास कोई अथॉरिटी होगी। अच्छा, उससे पहले तो अपोजिशन में थे, अपोजिशन वालों को तो वो नहीं देते जो अपना फाइल का नाम भी।
तो एक जो उनका सोच थी उससे कई गुना ज्यादा करप्शन जो है अपना वो निकली, और कई गुना ज्यादा जो है अपना वो मामला खराब निकले। हर अदारा जो है उसमें तो करप्शन निकल रही है। आज नैब की बात कर रहे हैं, नैब जो है अपना वो निकाल के ला रही है, ये एहतजाज करना। चलें जी, सारी बातें छोड़ते हैं, ये पूछता हूं कि 2 साल से जायद का अरसा हो चुका है आपकी गवर्नमेंट को, आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को कहां पे देखते हैं, कौन कौन सी सूरत-ए-हाल है जो कि बेहतरी की तरफ जाएगी? इंशाअल्लाह ताला जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप बात मेरी ऑन कार्ड रखिएगा कि हमारी जो है अपना केपीके में हुकूमत थी, और केपीके में जब 2 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन आया ना जी, तो बुरी तरह जो है अपना वो बल्दियात में पीटीआई को शिकस्त हो गई। ठीक है जी, कि लोगों ने कहा कि जनाब ये इन्होंने काम नहीं किया और ये फेल हो गए हैं। प्रोग्राम का वक्त कम है, 10 सेकंड में वाइंड अप करें। अब जब जनरल इलेक्शन आया तो 1/4 मेजोरिटी के साथ जीते, और इसी तरह इधर होगा इंशाअल्लाह ताला। 2 साल के बाद आप देखेंगे कि ये मुल्क कहां तरक्की कर रहा है। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और इमरान खान साहब के पास अभी गवर्नमेंट है, बहुत सारे ऐसे इकदाम वो कर सकते हैं जिससे मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया कामरान गिलानी आपका आज के शो में आने के लिए। अदनान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।